रहमान रहीम। हम टाइप्स ऑफ फ़्लो पढ़ रहे थे, साथ में बेसिकली उनको कंपेयर कर रहे थे फ्लूइड डायनामिक्स के साथ कि एक वेसल के अंदर फ्लूइड कैसे मूव करता है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि लेमिनर फ़्लो क्या होता है, पैराबोलिक फ़्लो क्या होता है और प्लग फ़्लो क्या होता है। तो याद रखें, एक वेसल के अंदर हमेशा फ़्लो बिल्कुल एक ही तरह से मूव नहीं कर रहा होता, बल्कि ये टाइम टू टाइम जो है अपना फ़्लो चेंज करता है। हमें पता है कि दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं वेसल के अंदर फ़्लो को यकीनी बनाने के लिए। नंबर एक तो है हमारी जो डिस्क्रिएट लेयर्स हैं फ्लूइड की, जो सेपरेट लेयर्स हैं अलहदा-अलहदा, वो होनी चाहिए। ठीक है। और नंबर टू पे वेलोसिटी कितनी है और फ़्लो होता किस वजह से है, वो होता है हमेशा प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। जितना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होगा उतना ज़्यादा फ़्लो होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कोई भी जो ट्यूब है वो कंडक्टिंग चैम्बर से कनेक्टेड होती है। जैसा कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ यहाँ पे एओर्टा की, तो एओर्टा किससे कनेक्टेड है, हार्ट से कनेक्टेड है। तो अगर हमने हार्ट को कंडक्टिंग चैम्बर बना दिया और इसे तसव्वुर कर लिया कि ये हार्ट है, तो सबसे ज़्यादा जो फ्लूइड है हमारे पास, जो ब्लड है वो आ ही कहाँ से रहा है, वो सारा का सारा हार्ट से आ रहा है। और सारी जो ब्लड को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, हार्ट कर रहा है। जितना भी प्रेशर ग्रेडियंट प्रोवाइड कर रहा है वो हार्ट कर रहा है। तो सबसे पहले, क्योंकि पूरे का पूरा प्रेशर जो है वो सारे का सारा इस नैरो ट्यूब के अंदर, जो कंडक्टिंग चैम्बर से थोड़ी सी छोटी होगी, उसके अंदर शिफ्ट होने लग जाएगा और फ्लूइड बिल्कुल हाई वेलोसिटी के साथ मूव करेगा विद इन द वेसल वॉल। इतनी हाई वेलोसिटी होगी कि ये जो वेलोसिटी है साइड्स ऑफ द वेसल वॉल पे और सेंटर ऑफ द वेसल वॉल के अंदर तकरीबन एक जैसी होगी। ठीक है। यहाँ पे हाँ, वेसल वॉल के बिल्कुल करीब करीब वेलोसिटी थोड़ी सी कम ज़रूर होगी, क्योंकि वहाँ पे वेसल की वॉल उसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है। लेकिन सेंटर के अंदर वेलोसिटी और सेंटर के साइड वाली लेयर्स के पास वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये, अगर हम इसका एक प्रोफाइल बनाएं, तो वॉल से करीब बिल्कुल लो और बाद में बिल्कुल सीधी और ये फिर लो। तो इस फ्लो टाइप को हम बोलते हैं बच्चे प्लग फ्लो। क्या बोलते हैं इसे, प्लग फ्लो। तो शुरू के अंदर एओर्टा जैसी वेसल के अंदर, या उस वेसल के अंदर जहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल वेसल का ल्यूमन भी बहुत बड़ा है कि वो उस प्रेशर ग्रेडियंट को ऑब्जॉर्ब कर रही है और उसको ऑब्जॉर्ब करके बिल्कुल आगे की तरफ जाने दे रही है। तो जैसे ही ये फ्लो आगे की तरफ पहुँचेगा तो इसके साइड वाली वेसल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती जाएगी। ठीक है। हमें पता है कि एक लेयर दूसरी लेयर की, फ्लूइड की एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है। आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है। और फ्लूइड की एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर जाने के लिए, के ऊपर मूव करने के लिए जिस फोर्स की ज़रूरत होती है, उस फोर्स को बोलते हैं shear स्ट्रेस। तो ये shear स्ट्रेस होती है जो डिसाइड करती है कि एक लेयर जो है वो दूसरी लेयर के साथ किस तरीके से स्लाइड कर रही है। याद रखें, जो shear स्ट्रेस होती है वो एट द लेवल ऑफ द वेसल वॉल के लेवल के पास सबसे ज़्यादा होती है, सबसे हाई होती है। और वेसल के सेंटर के पास सबसे लीस्ट होती है, सबसे कम होती है। यही वजह है कि सेंटर के अंदर वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, ब्लड वेसल्स की, ब्लड फ्लो की, वो ज़्यादा होती है। तो अब क्या होगा, वही सेम वेसल है जिसके अंदर पहले प्लग फ्लो था, अब यही प्लग फ्लो थोड़ी दूर आगे जाके जो है वो लेमिनर फ्लो के अंदर या पैराबोलिक फ्लो के अंदर जो है ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है। इसने अब लेमिनर ब्लड की प्रोफाइल बना रही है, वही सेम वेसल है, लेकिन अब सिर्फ इसके अंदर एक चेंज क्या आई है, इसके अंदर चेंज इतनी सी आई है कि इसको बैक से आने वाला जो पहले वाला प्रेशर था, जो पीछे से एनर्जी ग्रेडियंट मिल रहा था, अब वो उतनी करीब से नहीं मिल रहा या उसका इतना इफ़ेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से शेयर स्ट्रेस को अपना काम करने का मौका मिला और एक लेयर की से दूसरी लेयर के दरमियान जो रेजिस्टेंस थी वो इंक्रीज़ हुई, जिसकी वजह से जो वेसल की लेयर जो है वो बाउंड्री के साथ साथ थी, ल्यूमन के साथ साथ थी, उनकी स्पीड जो है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। याद रखें,
आर्टरीज जहाँ पे डायलेट हो रही हों या आर्टरी के अंदर किसी किस्म का कर्वेचर हो, एंगुलेशन हो, ब्रांचिंग हो या बाइफरकेशन हो, वहाँ पे ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होता है क्योंकि उन जगह के ऊपर shear स्ट्रेस जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर shear स्ट्रेस कम होगी वहाँ वहाँ पर जो है ये डिस्टर्ब फ्लो होगा और वहाँ वहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस बनने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो वेसल के ल्यूमन के अंदर जो सब वेसल की वॉल होती हैं उसके पास हमें पता है सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के या प्लेग के या ब्लड क्लॉट के बनने के। ठीक है, तो जब हमारे पास लो शेयर स्ट्रेस होने की वजह से एक लेयर दूसरे लेयर से जुदा होती है, सेपरेट होती है, तो वो हमारे पास बेसिकली डिस्टर्ब फ्लो बनाती है। कौन सा फ्लो बनाती है? डिस्टर्ब फ्लो बनाती है। बाउंड्री लेयर्स जो हैं वो फ्लूइड की लेयर्स होती हैं बिल्कुल वेसल की वॉल के एडजेसेंट, बिल्कुल वेसल की वॉल के करीब करीब, तो उसे हम बाउंड्री लेयर कहते हैं। ये बेसिकली फ्लूइड की ही होती हैं। याद रखें, जब भी फ्लूइड जो है वो स्लो स्पीड से मूव कर रहा होता है, उसका फ्लो जो है वो स्लो होता है, तो उस कंडीशन के अंदर दोनों बाउंड्री लेयर्स जो होती हैं, दोनों जो फ्लूइड की लेयर होती हैं वो सेम स्पीड से मूव करना शुरू कर देती हैं। इतनी सेम स्पीड से मूव करना शुरू करती हैं कि हमें लगता है कि ये दो लेयर्स नहीं है बल्कि एक ही सिंगल लेयर है, तो वो एज अ थिक अपीयरेंस शो करती है। तो हम यूँ बोल सकते हैं कि बाउंड्री लेयर उस वक्त थिक हो सकती है जब फ्लो रेट जो है वो विद इन द वेसल जो है वो डिक्रीज कर जाए या वेसल की वॉल रफ हो और डिस्टर्ब फ्लो काज कर रही हो, तो उन कंडीशंस के अंदर क्या है, बाउंड्री वॉल क्या कर जाती है, सेपरेट हो जाती है। याद रखें, बाउंड्री वॉल एक दूसरे से सेपरेट कब होगी? एक दूसरे से सेपरेट बाउंड्री वॉल तब होगी जब फ्लूइड की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाए। पहले क्या था, दोनों लेयर्स एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ जा रही थी, एक की वेलोसिटी बेशक ज़्यादा थी और दूसरे की वेलोसिटी बेशक कम थी, लेकिन इनकी डायरेक्शन एक थी, आपस में एक दूसरे के साथ स्लाइड कर रही थी, सेपरेट नहीं हो रही थी। ठीक है, और अगर बिल्कुल स्लो फ्लो था तो ये भी यहाँ पे सेपरेट नहीं हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही हैं, थिक हो रही हैं। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि एक लेयर यहाँ पे गई और दूसरी लेयर लो शेयर स्ट्रेस होने की वजह से मुड़ गई वापस। अगर वेसल्स के दरमियान आपस में शेयर स्ट्रेस जो है वो क्या हो जाए, वो कम हो जाए, तो अगर फ्लूइड की लेयर्स के दरमियान शेयर स्ट्रेस जो है वो कम हो जाए, तो उस नतीजे के अंदर फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर मूव कर सकती हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से बाउंड्री लेयर की सेपरेशन हो सकती है। तो बाउंड्री लेयर की सेपरेशन उस जगह पे भी हो सकती है जहाँ पे वेसल का डायामीटर अचानक से जो है वो इंक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से लॉन्गर जो है वो फ्लो प्रोफाइल बनती है और एक ग्रेटर वेलोसिटी ग्रेडियंट बनता है अक्रॉस द ल्यूमर। या हमारे पास यूजुअली तौर के ऊपर जो मोस्ट कॉमनली तौर पे नॉर्मल सिनेरियोज के अंदर नज़र आती है वो कैरोटिड बल्ब के अंदर नज़र आती है। ये कैरोटिड जहाँ पे डिवाइड हो रही होती है दो के अंदर, तो उस पॉइंट से पहले ये वाली जगह जो है ये कैरोटिड बल्ब होता है, तो इस जगह पर फ्लूइड आगे भी जा रहा है और पीछे भी। तो बाइफर्केशन की वजह से एक तो सेपरेशन होगी और दूसरी सेपरेशन यहीं पे, ये जो फ्लो सीधा जाने वाला होता है ये लो शेयर स्ट्रेस की वजह से बैकवर्ड हो जाता है, पीछे की तरफ हो जाता है। हमने लास्ट में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो शेयर स्ट्रेस है वो बेसिकली अगर बाइफर्केशन हो रही हो, वेसल का कर्वेचर हो रहा हो, एंगुलेशन हो, तो उस नतीजे के अंदर शेयर स्ट्रेस कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी शेयर स्ट्रेस कम हुई, तो शेयर स्ट्रेस के कम होने की वजह से जो बाउंड्री लेयर थी उसने अपनी डायरेक्शन को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तो जब उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया तो उसकी डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास एक बाउंड्री लेयर की सेपरेशन बन गई जो एक डिस्टर्ब फ्लो में हो गई, डिस्टर्ब फ्लो की ही एक किस्म है। तो ये यहाँ पे कैरोटिड बल्ब के अंदर नॉर्मली तौर पे नज़र आती है, जहाँ पे कैरोटिड जो आर्टरी जो है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के अंदर बाइफरकेट हो रही होती है उस जगह पर। ये जो बाउंड्री लेयर की सेपरेशन है
ये आर्टीरियल बाईपास के ऊपर, क्राफ्टिंग के ऊपर या एनास्टोमोसिस पे, वहाँ पे भी नज़र आ सकती है। और हमेशा जहाँ पे वेसल के अंदर स्टीनोसिस हुई हो और स्टीनोसिस के बाद वाले फ्लो के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर ये एक वेसल है, इस वेसल में इस पॉइंट पर स्टीनोसिस हुई है, ठीक है, तो अब क्या था, फ्लो इस नैरो पॉइंट से हाई पॉइंट की तरफ जाएगा। जब नैरो पॉइंट से हाई पॉइंट की तरफ जाएगा तो अब एरिया ज़्यादा है, ठीक है, बाउंड्री की लेयर्स कम है, तो आपस के अंदर शेयर स्ट्रेस मौजूद जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये फ्लो की लेयर्स मौजूद फैलेंगी, तो ये जब फैलेंगी तो ये बिल्कुल सीधी नहीं जाएंगी, ये बल्कि कुछ लेयर्स जो है वो क्या होंगी, रिवर्स भी करेंगी डायरेक्शन को, ड्यू टू द लो शेयर स्ट्रेस। तो याद रखना है, जब भी हाई स्टीनोसिस का एरिया होगा, जहाँ पर ज़्यादा स्टीनोसिस होगी, तो वहाँ पर उस स्टीनोसिस के बाद वाले एरिया के अंदर, उससे डिस्टल पार्ट के अंदर जो है वो बाउंड्री लेयर की सेपरेशन हो सकती है और वहाँ पे हमें डिस्टर्ब फ्लो मिल सकता है। और दूसरी ये चीज़ कि जब भी लो शेयर स्ट्रेस हो रही है, तो लो शेयर स्ट्रेस के अंदर क्या होगा, वेसल की वॉल के करीब फ्लो स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास बाउंड्री लेयर थिक नज़र आएगी इस तरीके से, और उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस की डेवलपमेंट हो सकती है। तो जो हमारा टर्बुलेंट फ़्लो है, टर्बुलेंट फ़्लो वो इन सारी चीज़ों से मिलके जो है वो बना हुआ है एक किस्म का। तो टर्बुलेंट फ़्लो तब होता है जब एक आर्टरी का ल्यूमन अचानक से नैरो हो जाए और फिर जो है दोबारा से सीधा हो जाए। तो यहाँ पर जो चेंजेस आएंगी, जो बाउंड्री लेयर के दरमियान, जो फ्लूइड की लेयर थी, जो उसके दरमियान चेंजेस आएंगी, जो वहाँ पे रिवर्सल बनेगा, जो डायरेक्शन चेंज होगी, जो उसके अंदर डिस्टर्बेंस आएगी, तो उस सारे फ्लो को हम क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। उस सारे फ्लो को क्या बोलेंगे हम, टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। टर्बुलेंट फ्लो को बेसिकली रेनॉल्ड नंबर से जाहिर किया जाता है। रेनॉल्ड्स नंबर जब भी 2000 से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है कि फ़्लो क्या है, टर्बुलेंट है। और याद रखें कि जो रेनॉल्ड नंबर है वो तब भी हाई हो सकता है जब आर्टरीज़ जो हैं वो लार्ज आर्टरीज़ हों और लार्ज आर्टरीज़ के अंदर मौजूद क्या हो, वेलोसिटीज़ हाई हों। तो जो हमारे पास रेनॉल्ड्स नंबर होता है, ये वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड के ऊपर डिपेंड करता है, ये उसकी विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ये वेसल के ल्यूमन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये रेनॉल्ड्स नंबर है जो असेस करती हैं कि टर्बुलेंस कितनी है, ठीक है। याद रखें, जिस जगह पर स्टीनोसिस होगी, स्टीनोसिस के एरिया से पहले, ये फॉर एग्जांपल ये एक वेसल है, इस वेसल के अंदर इस पॉइंट के ऊपर स्टीनोसिस है यहाँ पे, तो इस स्टीनोसिस से पहले फ्लो कुछ और होगा, स्टीनोसिस वाली जगह पर कुछ और होगा, और स्टीनोसिस के बाद वाली जगह पर कुछ और होगा। तो जब भी हमने फ़्लो प्रोफाइल असेस करनी है, तो हमने हमेशा इन तीनों जगहों का ख्याल रखना है कि जिस जगह पर स्टीनोसिस है उससे प्रॉक्सिमल साइड पर फ़्लो कैसा है, उसके डिस्टल साइड पर फ़्लो कैसा है, जहाँ पर स्टीनोसिस है उस जगह पर ल्यूमन डिक्रीज़ होने के बाद कैसा फ़्लो है। क्योंकि ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि जो है क्या फ्यूचर होगा वेसल का, और हमने क्या उसकी मैनेजमेंट करनी है। तो होपफुली आप सब लोगों को ये टर्बुलेंस वाला टॉपिक समझ आया होगा। तो आप लोगों की अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।